हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सो उसी कंटिन्यूएशन में हम लोग एक और टॉपिक पढ़ रहे हैं, सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला। सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन मैं कह सकता हूँ है न्यूक्लियर फिजिक्स की दुनिया का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन है न्यूक्लियर फिजिक्स में। देखिए इसमें होता क्या है, ज़रा इसको समझते हैं कि इस पर्टिकुलर के अंदर क्या होता है। अभी आपके पास एक डायग्राम दिख रहा है। अगर इस डायग्राम में आप देखें, इस डायग्राम को आप देखो तो इसमें पहला जो हमने लिखा है ना, ये वॉल्यूम टर्म है, ये सरफेस टर्म है, ये कूलम टर्म है, एसिमेट्रिक टर्म है, पेयरिंग टर्म है। तो असल में जो हमारा सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला है वो इन्हीं 5 टर्मों से मिलके बना है, और ये बहुत खूबसूरत सा डायग्राम है जो कि उन सबको बहुत अच्छे तरीके से एक जगह पर रख देता है। अभी आपको ये डायग्राम नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन आई एम श्योर जब हम इस पूरे टॉपिक को ख़त्म करेंगे तो आप इस डायग्राम को अप्रिशिएट करना शुरू कर दोगे। आपको ये डायग्राम समझ में आना शुरू हो जाएगा और आप अपनी कॉपी में इस डायग्राम को बनाइएगा ज़रूर। यहाँ पे तो पांचों टर्म एक साथ लिखे हैं। आप क्या करिएगा, जहाँ जहाँ लिखते जाइएगा इन इन पांचों टर्मों को हम अलग अलग समझेंगे, अलग अलग इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आप ऐसा करिएगा, इन पांचों टर्मों में जहाँ जहाँ आप इसको लिखेंगे वहाँ इनके डायग्राम बनाते रहिएगा, और हम लौट लौट के आएंगे और इस डायग्राम को बार बार देखेंगे। तो ये बहुत अच्छा डायग्राम होने वाला है हमारे इस टॉपिक का। इसको आप कॉपी में बनाओगे, सब्जेक्टिव टाइप में लिखोगे तो डेफिनेटली योर आंसर विल बी ऑफ हायर क्वालिटी का आंसर आपका बन जाएगा। चलिए, तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूले से पहले बोहर का लिक्विड ड्रॉप मॉडल आया था। बोहर का लिक्विड ड्रॉप मॉडल हम उसको कहेंगे पार्शियली सक्सेसफुल मॉडल था। पार्शियली सक्सेसफुल मतलब असफलता और सफलता के बीच का था। कुछ हद तक उसकी सफलताएं रहीं और कुछ हद तक उसने असफल भी हुआ, और कुछ हद तक उसने और अच्छे मॉडल को डेवलप करने के लिए एक तरह का प्रोत्साहन भी बना, आधार बना। तो बोहर के उस मॉडल को देखते हुए बेथ और वेस्कर ने लिक्विड ड्रॉप मॉडल को आधार बनाते हुए एक फार्मूला डेवलप किया। लेकिन इसमें हम लिखते हैं सेमी एम्पेरिकल। एम्पेरिकल मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि थोड़ा सा काल्पनिक को हम इसको मान सकते हैं। मतलब चीज़ें जो सही हों लेकिन कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ना हो, इस तरह से, या कह लो कि मोर ऑन एक्सपेरिमेंट। तो हमारे सामने दो था। एक तो था हमारे सामने थ्योरी के नाम पर हमारे पास कौन था, लिक्विड ड्रॉप मॉडल थे। उसके अलावा कुछ अजम्पशंस थे। कुछ अजम्पशन किसी को फर्मी ने किए थे, किसी और ने किए थे, और कुछ एक्सपेरिमेंट थे। तो हमारे पास एक्सपेरिमेंट भी थे। तो बेथ और वेस्कर ने क्या किया, कुछ थ्योरी के रिजल्ट, कुछ फर्मी के अजम्पशन, कुछ एक्सपेरिमेंटल डाटा, इन सब को मिला मिलू करके एक मॉडल डेवलप किया, एक तरह का फॉर्मूला डेवलप किया। इसीलिए इसको हम सेमी एम्पेरिकल कहते हैं। सेमी मतलब अर्ध, एम्पेरिकल मतलब तथ्य आधारित, या तथ्य आधारित नहीं, एम्पेरिकल का एक मतलब आप निकाल सकते हो अर्ध सत्य जैसा। सत्य में तो ऐसा लगेगा कि झूठ की बात हम कर रहे हैं, मतलब आधा थ्योरी आधा एक्सपेरिमेंट, ऐसा कुछ, आधा थ्योरी आधा जम्पशन, इस तरह का फॉर्मूला था सेमी एम्पेरिकल। एम्पेरिकल मतलब होता है काल्पनिक, और सेमी मतलब अर्ध काल्पनिक, उस तरह का था फॉर्मूला। ओके, तो अब सवाल ये होता है कि सर काल्पनिक था तो हो सकता है गलत भी हो, पर देखा क्या गया जब इसको डेवलप किया गया और उसको एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया और उसके जो प्रेडिक्शंस थे उसको देखे गए, तो प्रेडिक्शन कई मामलों में हमको होते हुए दिखे। तो अगर वो प्रेडिक्शन कई मामलों में होते हुए दिखे, इसका मतलब ये फार्मूला पूरी तरह से आधारहीन नहीं है। इस बात की संभावना है कि जिन चीज़ों को हमने एम्पेरिकल माना है वो भी कहीं ना कहीं वास्तविकता के नज़दीक हैं। एक्सपेरिमेंट के थ्रू बाद में उनको देखा भी गया, तो हाँ उसमें काफ़ी चीज़ें रियलिटी के करीब दिखी भी। लिखो इसके बारे में, बाय ऑब्जर्विंग द पार्शियल सक्सेस ऑफ बोहर्स लिक्विड मॉडल, बाय ऑब्जर्विंग द पार्शियल सक्सेस ऑफ बोहर्स लिक्विड ड्रॉप मॉडल, हैंस बेथ इनका नाम था, हैंस बेथ एंड वाइस्कर, WEIGZSACKER,
Bath and Basker developed a formula based partially on theory. Developed a formula based partially on theory. Partially on theory. ब्रैकेट में लिख दो liquid drop model and partially on empirical data. Partial on theory ब्रैकेट में liquid drop model and partially on empirical data. Full stop. That is why it is called semi-empirical mass formula. That is why it is called semi-empirical mass formula, because by using partial theory, that is why it is called semi-empirical mass formula, because it developed the mathematical expression, because it developed the mathematical expression of the mass of nucleus by expanding the relation for binding energy, by expanding the relation for binding energy in different terms. Full stop. These terms are in different terms. Full stop. These terms are volume term, surface term, Coulomb energy term, asymmetry term and pairing term. तो बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला था उसको सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला के अंदर बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्मूले को 5 अलग अलग टर्मों से जोड़ के बनाया गया. तो अभी हम लोग बारी बारी सबको पढ़ेंगे. इसके आगे लिखो, सपोज द न्यूक्लियस इज एक न्यूक्लियस हम दिखा रहे हैं XAZ, यानी कि इसमें वेयर Z क्या है, वेयर Z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड A इज मास नंबर, as A is equal to n plus Z और n is equal to A minus Z. ये हो जाएगा हमारा न्यूट्रॉन की संख्या. तो अब यहाँ पर द मास ऑफ न्यूक्लियस इज क्या होगा भाई, मास ऑफ न्यूक्लियस. याद करो हम लोगों ने फॉर्मूला कैसे लिखा था. तो याद करने के लिए आपको ये देखो कि एक था कि हमने देखा Z मास ऑफ प्रोटॉन थे, N मास ऑफ न्यूट्रॉन थे. इसमें से हमने एक्सपेरिमेंटल जो डाटा था वो घटा दिया था, तो हमारे पास एक आया था डेल्टा M मास डिफेक्ट. फिर क्या हुआ था, इस मास डिफेक्ट को अगर हम c² से डिवाइड कर दें तो हमें बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी, जो कि फंक्शन होता है मान लो न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या का, है ना. बाइंडिंग एनर्जी न्यूट्रॉन प्रोटॉन जोड़ते हैं उस पर डिपेंड करता है. तो अगर हम डेल्टा M लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी N माइनस Z बटे c², लिख सकते हो. तो अब ज़रा ऊपर वाले फार्मूले को देखो, सिंस दिस, तो ये हो जाएगा MZA, जो हमने वैल्यू निकाली है वो किसके बराबर हो जाएगा, Z मास ऑफ प्रोटॉन, N मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस BNZ बाई c². क्या गलती है भाई इस फार्मूले में, सबको समझ में आना चाहिए. हमने इसी को ही यहाँ पर लिख दिया है और इसमें मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी.
क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी को हम ऐसे लिखते हैं और डेल्टा एम लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ रख दें, उसके बाद यहाँ रख दें, तो ये हमारे पास फार्मूला हो गया, इक्वेशन नंबर 1 है। तो आप देखो इस फार्मूले में इसको मास फार्मूला क्यों कहते हैं, क्योंकि सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूले में असल में एक्सपैंड करते हैं इस बाइंडिंग एनर्जी टर्म को, है ना। ये जो बाइंडिंग एनर्जी वाला टर्म है हम इसको एक्सपैंड करते हैं, लेकिन इसको एक्सपैंड करने के बाद हम आखिर में रिलेशन किसका निकालते हैं, मास का, मास ऑफ न्यूक्लियस का, जो डाटा वहाँ से आता है। तो इस वजह से इसको सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला कहते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे वेयर, अब यहाँ जो इस्तेमाल किया उसका नाम लिख दो, वेयर एम पी इज़ मास ऑफ प्रोटॉन, एम पी इज़ मास ऑफ प्रोटॉन, Mn is mass of neutron और Bnz is binding energy of nucleus XZA। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन नहीं, सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी है। अब देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी के लिए कौन कौन से टर्म इन्वॉल्व है, बाइंडिंग एनर्जी में किसका किसका रोल है। तो देखो पहले हम इस वाले टर्म को समझना शुरू करेंगे, पहला वाला टर्म। अच्छा चलो एक एग्जाम्पल सोचो, ऐसा है कि जस्ट पहले हम इस टर्म को ऐसे सोच लेते हैं। जैसे आपने कहा कि आपने एक कोई पंडाल लगाया, जरा बस आप इसको समझने की कोशिश करो, इस एग्जाम्पल से हम क्या कहना चाह रहे हैं। आपने एक पंडाल लगाया और उस पंडाल में आपने कुर्सियाँ डाल दी, इस तरह से बहुत सारी कुर्सियाँ जितनी इस पंडाल में पड़ सकती थी उस पंडाल में आपने कुर्सियाँ डाल दी, ठीक है, कुर्सियाँ हैं, समझिएगा। और आपने कहा कि भैया हम 100 रुपये का टिकट लगाते हैं, इस पंडाल में हम कुछ जादू दिखाएंगे, कुछ भी करेंगे, हम यहाँ पर 100 रुपये का टिकट लगाते हैं। आपने कहा 1 2 3 4 5 5 से 15 कुर्सियाँ लगी हैं, हर कुर्सी पर 100 रुपये टिकट देके बैठेगा तो हम यहाँ पर 1500 रुपये का लाभ कमाएंगे, ठीक है ना। ये आपने सोचा, आपने ये सोचा कि हर कुर्सी चाहे वो किनारे की हो, चाहे बीच की हो, चाहे सबसे पीछे की हो, चाहे सबसे आगे की हो, सबको बराबर दाम टिकट के हम लेंगे। ऐसे नहीं बालकनी से अलग अलग दाम होते हैं पिक्चर हॉल में, उस तरह का नहीं, सबका हम बराबर दाम लेंगे। उस हिसाब से हमारे पास 1500 रुपये कुल हमारा मुनाफा होगा, ठीक है। ये हो गया शुरू। लेकिन जब असल में प्रोग्राम शुरू हुआ तो हुआ क्या कि जो दर्शक इधर किनारे बैठे थे, ये जो दर्शक पीछे बैठे थे, किनारे की तरफ, जैसे मान लो ये दर्शक हैं जो किनारे की तरफ बैठे हैं, यहाँ, इन लोगों ने कहा कि भाई जाड़े का दिन है, तंबू से हवा आ रही है बाहर की और हम बिल्कुल एकदम बर्फ़ के मारे ठंडे हुए जा रहे हैं, मर जाएंगे हम, प्रोग्राम नहीं देखेंगे, हमारा पैसा वापस करो। इधर से हवा आ रही सरफेस की तरफ से। तो जो सरफेस वाले ये सब लोग थे, इन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत बात है, ये हमारी कुर्सी जो है बीच में डालो, क्योंकि बीच वाले लोग हैं वो चारों तरफ से तो लोगों से घिरे हैं, उनको हवा लग नहीं रही, वो अपना ठंड की मार नहीं झेल रहे, हम मार झेले, हम नहीं रहेंगे यहाँ पर। अब आपको तो अपना पंडाल पूरा भरना है, तो आपने कहा भैया रुक जाओ मेरे प्यारो, आप ऐसा करो कि आपको 100 रुपये नहीं देना है, आपको इस टिकट की कीमत मात्र 50 रुपये आपको देनी है। लोगों ने सोचा अच्छा 50 रुपये देनी है, चलो 50 रुपये का फ़ायदा है। और फिर आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लोगों को आपको 50 रुपये वापस करने हैं। इतना रुपये आपको वापस करना होगा। तो यानी कि आपने जो पहले जोड़ रखा था कि 1500 रुपये हमारा मुनाफा होगा, अब आपको उसमें से 550 रुपये घटाने पड़ेंगे। तो आपके पास कितना बचा, 950 रुपये। अब आपने कहा चलो कोई बात नहीं, 950 रुपये तो हैं, ठीक है, हम काम चला लेंगे इसमें। तो अब आप देखो 1500 से तुरंत घट के आप क्यों आए, चूँकि जो सरफेस वाले लोग थे उन्होंने आपसे विरोध जताया और आपसे वो पैसा आपको वापस करना पड़ा उनको, तभी उनको आप वहाँ रोके रहते। अच्छा चलो, जैसे ही मामला शांत हुआ थोड़ी देर बाद फिर से झगड़ा शुरू हो गया। इसने कहा कि जो मेरे बगल बैठा है ये, इससे तो मेरी दुश्मनी है गांव में, मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा।
तो आपने कहा अरे तुमको 50 रुपये कम लिए हैं, तो क्या कुछ भी हो, 50 रुपये कम लियो चाहे जो लिए हो, मैं इसके साथ दुश्मनी मेरी इसके साथ, मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा। अब आपने कहा ये फिर बड़ी गड़बड़ हो गई है, तो अब ये भी उबलने लगे, ये भी बिगड़ने लगे। तो आपने कहा देखो भैया, जहाँ जहाँ जिसको दुश्मनी महसूस हो रही है अपने अगल बगल बैठे रहो, चलो ऐसा करते हैं कि हम तुमको 25 रुपया और छूट दे देंगे, जो भी तुम्हारी दाम है उसे 25 रुपये का छूट दे देंगे। तो ऐसे इसके अंदर ये जो 15 लोग थे, इसमें से मान लो ऐसे 10 लोग निकल के आए जिनकी किसी न किसी दुश्मनी थी। तो अब आपको सबको 25 रुपये वापस करने हैं, तो 10 गुणे 25 मतलब 250 रुपये अब आपको वापस करने हैं। तो अब आपके पास 950 में से 250 वापस हो गया, तो 0 700। तो आपने कहा अच्छा चलो ठीक है 700 रुपये कुछ बच गए, फिर भी ठीक है, ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पे कुछ लोगों ने कहा कि भाई मेरे साथ दिक्कत ये है कि मैं अपने दोस्त के बगल में ही बैठूंगा, क्योंकि उससे मेरी अच्छी साठगांठ है, उससे मेरी साठगांठ अच्छी है। अगर आप मुझे मेरे दोस्त के साथ बैठाओगे तो मैं आपको, मतलब दोनों लोग कहते हैं, फिर मैं आपको 25 रुपये एक्स्ट्रा दे दूंगा। लेकिन अगर आपने मुझे किसी और के साथ बैठाया तो मैं आपसे 25 रुपये वापस ले लूँगा। अब आप बड़े परेशान, आपकी रकम 1500 से घट के 700 आ गई। अब आपने कोशिश की तो आपने देखा कि आप 4 पेयर्स ऐसे हैं, यानी 8 लोग हैं जिनको तो आप उनके हिसाब से बैठा ले जा रहे हो, लेकिन उसमें से 2 पेयर ऐसे हैं जिनको कि उनकी मर्जी के खिलाफ बैठा रहे हो। तो यानी कि कुल मिला के आपको 2 पेयर्स हैं जिनकी आपने मर्जी के हिसाब से करी, तो उन दोनों ने मिलकर के आपको 50 रुपये दे दिए, तो आपका मिल गया 750। लेकिन अगर ऐसे 2 पेयर ऐसे हैं जो कि आपकी अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं बैठे हैं, तो आपको 700 में से 50 रुपये फिर देने पड़ेंगे, 650 हो जाएंगे। तो ये तो अब वहाँ आपके एडजस्टमेंट के ऊपर है कि आप उनको पेयरिंग के हिसाब से बैठा ले जा रहे हो या नहीं, वो एक वेरिएबल सा टर्म है। तो ये हो गया पेयरिंग वाला एक टर्म। उसके बाद असिमेट्री वाला भी एक टर्म आ गया। इसमें क्या हुआ कि इसमें 2 तरह के लोग बैठे हैं, या तो वो जो 16 साल से कम हैं या वो जो 60 साल से ज़्यादा हैं। अब 15 लोग हैं, किसी न किसी संख्या ज़्यादा होगी, तो अगर 60 साल वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है 16 साल की वजह से, तो ये असिमेट्री है। इसकी वजह से भी इसमें से दिक्कत होनी शुरू हो जाएंगे। लोग कहेंगे नहीं मैं इस बूढ़े के साथ नहीं बैठूंगा, वो कहेंगे नहीं मैं इस लकपन वाले लोग के साथ, बेहुदे लोग के साथ नहीं बैठूंगा। तो पता लगा आपको उसी हिसाब से 10 रुपये पर पर्सन के हिसाब से फिर काटने पड़े, फिर आपका 100 रुपये कम हो गया, तो आपका बचा यहाँ 750 था, 650 बचा। अगर 650 था तो 550 बचा। तो देखो ज़रा इस पूरे एग्जाम्पल को ध्यान से। शुरुआत में जो हमने कहा था कि सब चीज़ बहुत ही सिमेट्रिकल है, तो हमारी लागत कितनी थी? 1500 रुपये हमको लग रहा था मुनाफा होगा इस पूरे। फिर आपने जो सरफेस के लोग हैं, तो आपने पूरे वॉल्यूम कह लो, पूरा वॉल्यूम मतलब जितने भी लोग हैं सबका एक समान कंट्रीब्यूशन सोचा था। सब एक समान रूप से कंट्रीब्यूट करेंगे तो हमें 1500 रुपये मिलेंगे। तो अगर पूरे वॉल्यूम का जब आपने कंट्रीब्यूशन सोचा तो आपने पाया कि हमें 1500 मिलेंगे। फिर उसमें जब आपने सरफेस वाले लोगों का, जो किनारे के लोग हैं, इनका रोल देखा, तो भाई इनकी दिक्कतों की वजह से इनको कम मिल रहा था, तो आपने इनकी जो रकम थी, जैसे कितनी थी 550, इसको आपने घटा दिया, इसको माइनस कर दिया। तो ये बाइंडिंग एनर्जी में ये मतलब आपके 1500 में से ये माइनस हो गई। फिर आपने देखा कि यहाँ पर कुछ कौन से थे, यहाँ पर सारे ये था। उसके बाद फिर आपने देखा कि पेयरिंग वाले टर्म हैं, हाँ, इनकी आपस में अदावतें ज़्यादा हैं, तो इसको हम कहते हैं कूलम्ब वाला टर्म। तो कूलम्ब वाले टर्म की वजह से भी आपको यहाँ पर कितना 250 रुपये भी माइनस करने पड़ गए, वापस करने पड़ गए। तो ये भी एक तरह से आपके पास से माइनस हो गया। फिर आपने एक पेयरिंग वाला टर्म देखा, तो पेयरिंग वाला टर्म था वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, सिचुएशन के हिसाब से। अगर आप 7 के लोगों को एक ट्यूनिंग के साथ बैठा ले गए तो प्लस, नहीं तो माइनस बाइंडिंग एनर्जी। तो यानी आपको हो सकता है 50 रुपये मिल जाएँ या 50 रुपये घट जाएँ, बहुत ज़्यादा इसका वो नहीं है। फिर आपने असिमेट्री देखी, आपने देखा कि उम्र के डिफरेंसेस की वजह से कुछ लोग हैं जो वहाँ पर विरोध जता रहे हैं, तो आपको उनको भी कुछ पैसा वापस करना पड़ा। तो आप देखो वॉल्यूम का जो टर्म था वो खाली प्लस का था, बाकी ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, ये माइनस है।
बस यही हाल बाइंडिंग एनर्जी कर्व में भी होना है, बाइंडिंग एनर्जी फार्मूले में भी होना है। जैसे देखो यहाँ पर पहला टर्म वॉल्यूम का टर्म है। वॉल्यूम के टर्म में हम क्या करते हैं, हम ये मानते हैं कि सभी न्यूक्लियनों ने बराबर मात्रा में इस न्यूक्लियस के अंदर बंधने के लिए अपनी ऊर्जा का योगदान दिया है। मैंने शुरू बताया था कि हर न्यूक्लियस अपनी मात्रा, अपने मास का कुछ हिस्सा ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, जो कि उन सारे न्यूक्लियनों को बांधने वाली बंधन ऊर्जा में खर्च हो जाता है। ये था हम लोगों ने पहले पढ़ा था शुरुआत में, इस यूनिट नंबर 1 के लेक्चर में। तो शुरुआत में हमने माना कि इस वॉल्यूम के अंदर जितने भी न्यूक्लियन हैं, सबने इस न्यूक्लियस में बंधने के लिए बराबर मात्रा में हम कंट्रीब्यूशन दिया है। तो उस हिसाब से आपने कहा कि बाइंडिंग एनर्जी में सबसे बड़ा रोल वॉल्यूम एनर्जी टर्म का होगा, ठीक है। फिर आपने देखा कि जो सरफेस वाले न्यूक्लियन हैं, जो सरफेस के ऊपर हैं, ये अंदर से तो खींचे जा रहे हैं न्यूक्लियनों से, लेकिन इनके बाहर कोई न्यूक्लियन नहीं है। जबकि जो सेंटर पे न्यूक्लियन है, देखो यहाँ पर जो सेंटर पे न्यूक्लियन है ये वाला, इस न्यूक्लियन को चारों तरफ से बराबर मात्रा में न्यूक्लियन बल लगा रहे हैं। तो यानी जो सेंटर पे है उसकी सराउंडिंग अलग है, और जो सरफेस पे है न्यूक्लियन उसकी सराउंडिंग अलग है। तो सरफेस वाले उतना टाइटली नहीं बाउंड है न्यूक्लियस के अंदर जितना न्यूक्लियस के भीतर वाले हैं। तो इसका मतलब है कि आपने पहले तो यही कहा था कि सारे के सारे न्यूक्लियन बराबर मात्रा में टाइटली बाउंड है पहले टर्म में। अब आप देख रहे हो कि सरफेस वाले कम ऊर्जा के साथ बंधे हैं। तो आपने पिछली बार जो भी कैलकुलेशन ई निकाला था वॉल्यूम में से, उसमें से आपको ये घटाना पड़ेगा इन सरफेस वाले न्यूक्लियनों की वजह से, क्योंकि आपने कुछ ज़्यादा कैलकुलेट कर लिया। तो वही है, जैसे 1500 रुपये आपने टोटल कैलकुलेट किया, लेकिन जो किनारे वाले लोग हैं वो कम टिकट का पैसा देंगे आपको, कि जिस भी वजह से। तो आपका 1500 नहीं रहेगा, 1500 में से वो 550 घटा करके आपको अब उतना पैसा आपको लेना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर तीसरा टर्म है कूलम टर्म, जो मैंने बताया था कि लोग दुश्मनी करें, नहीं मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, मेरी इनसे दुश्मनी है, मेरा इनसे रिपल्सन है। तो यहाँ पर क्या है, जितने लाल लाल है ना, ये सब प्रोटॉन हैं। और प्रोटॉन जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम लॉ तो अप्लाई कर ही रहे हैं ना न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर नया बल आ जाता है, पुराना बल ख़त्म थोड़ी हो जाता है। तो अब ये प्रोटॉन अपने जितने पड़ोसी प्रोटॉन है सबको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ढकेल रहे हैं, कूलम्बिक एनर्जी लगा रहे हैं। वही बाइंडिंग एनर्जी कमज़ोर करता है। कितनी कमज़ोर करेगा उसको हमने सरफेस एनर्जी टर्म से निकाल लिया, सरफेस एनर्जी टर्म के साथ उसको जोड़ लिया, तो तीसरा टर्म हो गया। जैसे हम लोग पीछे बात की थी। अच्छा, चौथा टर्म जैसे असिमेट्री टर्म है, चलो चौथा मान लो असिमेट्री टर्म। असिमेट्री टर्म में क्या है, आप देखो प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के जोड़े बन रहे हैं। चलो जोड़े बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन कई सारे न्यूट्रॉन ऐसे हैं यहाँ पर जो ऐसे ही खाली घूम रहे हैं। अब जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन हैं जो खाली घूम रहे हैं, ये क्या करते हैं, ये भी इस न्यूक्लियस के अंदर एक तरह की अस्थिरता लेके आते हैं। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से उस अस्थिरता को हम समझ पाते हैं। तो इसकी वजह से बाइंडिंग एनर्जी की दिक्कत होती है। तीसरा है पेयरिंग टर्म। अब पेयरिंग टर्म में क्या होता है, आप देखो प्रोटॉन प्रोटॉन की भी पेयरिंग हो रही है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की पेयरिंग हो रही है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की पेयरिंग हो रही है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की पेयरिंग हो रही है, जैसे मैंने पीछे कहा था। तो हर पेयरिंग का अपना एक प्लस माइनस फैक्टर होगा। उनकी एक फेवरेबल पेयरिंग होगी और एक नापसंद वाली पेयरिंग होगी। फेवरेबल वाली पेयरिंग लगा दोगे तो बाइंडिंग एनर्जी को सहयोग मिलेगा, नापसंद वाली पेयरिंग लगाओगे तो वो बाइंडिंग एनर्जी को अस्थिर करेंगे। मतलब आपने क्या किया, उस भीड़ के अंदर दो घनिष्ठ मित्रों को बैठा दिया तो बढ़िया आराम से बैठे हैं, सब कुछ सही है। दो ऐसे लोगों को बैठा दिए जिनमें आपस में बिल्कुल नहीं पड़ती, तो जो भी प्रोग्राम हो रहा वो आपस में भिड़े पड़े हैं, पूरे प्रोग्राम को नष्ट करने की मादा रखते हैं। इस तरह की चीज़ें हैं। तो आई होप आप इस लॉजिक को समझ पा रहे हो, क्योंकि इस पूरे कॉन्सेप्ट में दिक्कत यही होती है ना कि हम बहुत बहुत सवाल पूछते हैं, अरे ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो जो हो रहा है उसके पीछे एक पॉसिबल लॉजिक क्या हो सकता है, उसको हम लोगों ने यहाँ पर समझने की कोशिश की। एंड आई होप आप इसको कुछ हद तक अप्रिशिएट कर पा रहे होगे, समझ पा रहे होगे। तो ये है हमारे पास सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूले को ड्राइव करने का, सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूले के डिफरेंट टर्म्स को एक्सप्लेन करने का तरीका हम क्या कर रहे हैं इसमें। अच्छा, अभी थोड़ा सा लेट हो रहा है, रात के शायद कितने बज रहे हैं, 7 बज रहा है।
तो हम लोग फिर इसको आगे मैं इसको दूसरे पार्ट में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, इसको मैं इस पूरे लेक्चर को एक पूरे पार्ट में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा और पॉसिबली अगला पार्ट हम लोग अगले सेशन में इसको कंप्लीट कर लेंगे। चलिए फिर इस लॉजिक के साथ हम आज की क्लास ख़त्म करते हैं और फिर अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे आगे। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।